Can you see this diagram on your screen? Steam formation graph. Yes, नो sir. सर, No, Yes, sir. sir. No, no, sir. Yes, sir. Uh, ये दिख रहा जी। there might be some problem in your Yes, set. sir. दिख रहा है. I have already shared. So दिख रहा है सर। this graph is showing basically how steam is formed. Yeah, the question can come, draw a graph of steam formation. तो इस ग्राफ को समझने से पहले आपको थोड़ा सा ये देखना है कि भाई देखो आइस हमारी जो है 0 से -10 डिग्री के फेज में तो सॉलिड रहती है ना, फिर 0 से ऊपर क्या होता है, बर्फ मेल्ट होना शुरू हो जाती है, 100 डिग्री पे क्या होता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो सारा, और इससे ऊपर अगर हम हीट करेंगे तो सुपर हीटेड जोन चली जाती है। तो इसमें हमें ये ग्राफ दिखाया हुआ है भाई कब हमारा सॉलिड फेज है, कब लिक्विड है, कब गैसियस। कोई भी जो पानी है हमारा कितने फेज में एग्जिस्ट कर सकता है, 3 फेज। कौन कौन से हैं वो, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो इस ग्राफ में क्या दिखाया हुआ है, 0 से -10 की रेंज में देखो सॉलिड फेज आ रहा है। ठीक है, फिर 0 के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, उसको हम मेल्टिंग लाइन बोलते हैं, मतलब बर्फ पिघलनी शुरू होगी 0 पे। फिर हमने ऊपर अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, वो पानी में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। ऊपर वर्टिकल लाइन दिख रही है, लिक्विड स्टेट लिखा हुआ है जिसपे। ठीक है, वो कहाँ तक जा रही है, 100 डिग्री तक। 100 डिग्री पे क्या होगा, ये लिक्विड हमारा वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब क्या मतलब हो गया, जो हमारा लिक्विड फेज था वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो डी पॉइंट इज द बॉइलिंग पॉइंट। फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, इस पे आपने बॉइलिंग लिख देना है। फिर अब आप 100 से भी ऊपर हीट कर रहे हो अगर, तो क्या हो गया, वो सुपर हीटेड जोन कहलाती है एक तरीके से आपकी गैसियस स्टेट। ठीक है ना, तो हमने ये ग्राफ बनाना है इसमें, और इसमें 2 तरह की लाइन आ रही है, देखो एक इंक्लाइंड लाइन, एक हॉरिजॉन्टल। जो -10 से 0 है वो क्या है, उसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, इंक्लाइंड लाइन है। फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, मेल्टिंग लाइन। फिर एक इंक्लाइंड लाइन आ रही है, मतलब टेम्परेचर राइज हो रहा है इसमें, इसको हमने लिक्विड स्टेट कहा। फिर एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, फिर हमारी इंक्लाइंड लाइन आ गई जो ऊपर उठ रही है। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान में रखना है, जो भी इंक्लाइंड लाइन है ना, उस दौरान टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये दिख रहा है ग्राफ में, देखो -10 से 0 जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो वहां पे इंक्लाइंड लाइन यूज किया है। फिर 0 से 100 के बीच में देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, पहले 0 डिग्री था, अब ऊपर गया 100, वहां पर भी एक वर्टिकल इंक्लाइंड लाइन आ गई। ठीक है, फिर 100 से ऊपर जा रहे हैं 250 डिग्री सेल्सियस तक, एफ पॉइंट पे कितना टेम्परेचर है, 250 डिग्री सेल्सियस में है ये, तो वहां पर भी एक इंक्लाइंड लाइन। मतलब सिंपल सा फंडा है, जब भी आपको टेम्परेचर राइज दिखाना है, आपको लाइन को वर्टिकल इंक्लाइंड दिखाना पड़ेगा ना, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। और जहां पे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा वो कौन सी है लाइन, उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। जैसे आपको डीई दिख रही है लाइन, बीसी, बीसी पे क्या है, देखो टेम्परेचर 0 है ना, बी पॉइंट पे भी 0 टेम्परेचर है, सी पॉइंट पे भी 0 टेम्परेचर है। ठीक है, ऐसे ही डीई पे भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, डी पॉइंट पे भी 100 डिग्री सेल्सियस है, ई पॉइंट पे भी। तो यहाँ पे इनको हम हॉरिजॉन्टल लाइंस डिनोट करते हैं, और यहाँ पे टेम्परेचर नहीं राइज कर रहा। अब 2 चीजों की डेफिनेशन नहीं आ रही है, एक सेंसिबल हीट और एक लेटेंट हीट। ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है उस हीट को हम कहते हैं सेंसिबल हीट, और जब टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा उस हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। तो अब इसमें मेरे को बताओ सेंसिबल हीट कहाँ कहाँ है, ए से बी सेंसिबल हीट है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, सी से डी टेम्परेचर बढ़ रहा है इसलिए यहाँ पर भी सेंसिबल हीट है, ई से एफ टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यहाँ पर भी सेंसिबल हीट है। ठीक है ना, तो सेंसिबल हीट का मतलब क्या हो गया, दिस इज द हीट विच कॉजेज राइज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये हीट आप जब भी आप बर्फ को दोगे या किसी भी लिक्विड को दोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है ना, अब हॉरिजॉन्टल लाइनें कौन कौन सी है, बीसी और डीई, इसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट, जहां पे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। पर एक चीज नोट करने वाली है, यहाँ फेज चेंज हो रहा है, बी से सी क्या हो रहा है, देखो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में, पर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। डीई में क्या हो रहा है, लिक्विड हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में, पर यहाँ पर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। तो एक नई डेफिनेशन आ गई, लेटेंट हीट, दिस इज द हीट विच डज नॉट कॉज राइज ऑफ टेम्परेचर बट चेंजेस द फेज। याद रहेगी ये बात, आप सब अपने नोटबुक में नोट कर लो, ये 2 डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी मिलेगी। सेंसिबल हीट की डेफिनेशन लिख लो सारे, पेन पेंसिल है सबके पास? Yes, sir. हाँ, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अरेंज कर लो, ये डेफिनेशन लिखनी जरूरी है। सर कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ज्वाइन नहीं हो पा रहा। ओके ओके ओके, मैं टाइम पे नहीं आते ना वो, फिर मैं 1 मिनट कर रहा हूँ। I hope everybody is enrolled now.
ज्वाइन हो गए सारे? मेरे को कोई भी स्टूडेंट नहीं दिख रहा जो ना ज्वाइन हो इस टाइम। So I am going to repeat this graph again. Those students who have joined late can listen from the start. This is the graph known as formation of steam graph. -10 से 0 डिग्री तक हमारा सॉलिड होता है, ठीक है। 0 पे क्या होता है, आइस मेल्ट होनी शुरू हो जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, बीसी लाइन। फिर सी से डी टेम्परेचर बढ़ रहा है, 0 से 100 डिग्री जा रहा है, इसको हमने क्या कहा, लिक्विड स्टेट, क्योंकि आइस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगी, ठीक है ना। फिर डी से ई क्या है हमारा, फेज चेंज हो रहा है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि जो लिक्विड था वो 100 डिग्री पे क्या होता है, गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है ना, वेपर में। फिर ई से एफ और टेम्परेचर राइज हो रहा है कितना, 100 से 250 डिग्री सेल्सियस। तो अब आपको इसमें दो डेफिनेशन लिखनी है। फर्स्ट लिखो सेंसिबल हीट की। इट इज द हीट which causes rise of temperature. It is the heat which causes rise of temperature. लिख ली डेफिनेशन। अब यही ग्राफ आपको नोटबुक में बनाना है, इसकी मैंने आपको ग्राफ, तो अब लिखो फॉर एग्जांपल इन द ग्राफ शोन for example in the graph shown region AB comma CD, region AB comma CD and EF shows the region of sensible heat. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Shows the region of sensible heat. हेलो सर। क्लियर है चीज? जो लेट ज्वाइन हुए हैं वो दोबारा सुन लो। जो हीट टेम्परेचर को बढ़ाती है उसको हम कहते हैं सेंसिबल हीट। अब इस ग्राफ में टेम्परेचर कहां से कहां बढ़ रहा है, ध्यान से देखो। ए से बी टेम्परेचर बढ़ रहा है, सी से डी टेम्परेचर बढ़ रहा है, ई से एफ टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? देखो ए पे -10 था, बी पे कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। -10 से 0 पे आए ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये सेंसिबल हीट है। सी से डी कितना हो गया, 0 था पहले, अब कितना हो गया डी पॉइंट पे 100, तो ये भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। दिस इज द रीजन ऑफ सेंसिबल हीट। ई से एफ कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, पहले 100 था, ई पॉइंट पे, एफ पे कितना है, 250 डिग्री सेल्सियस, तो दिस इज ऑल्सो द रीजन ऑफ सेंसिबल हीट। तो इस ग्राफ में 3 रीजन है सेंसिबल हीट के। लिख लिया आपने, ए बी सी डी एंड ई एफ, लिख लिया। अब नेक्स्ट लिखो नोटबुक में डेफिनेशन, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट की डेफिनेशन लिखो, ये 2-2 नंबर में भी आता है क्वेश्चन। इट इज द हीट which does not causes rise of temperature. It is the heat which does not causes rise of temperature but changes the phase. But changes the phase. Phase की स्पेलिंग लिख लो, PHASC. But changes the phase, PHASC. फेज क्या होता है, जैसे पहले सॉलिड था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड था वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो 3 फेज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर। अब लेटेंट हीट कौन कौन सा रीजन है इस ग्राफ में, देख के बताओ मुझे। मैं बता रहा हूं, चलो। बी से सी, डी से ई, तो लिख लो फॉर एग्जाम्पल इन द ग्राफ, हाँ लिखो फुल स्टॉप के बाद, फॉर एग्जाम्पल इन द ग्राफ रीजन बी सी एंड डी ई शोज लेटेंट हीट रीजन। Example, in the graph, region BC and DE shows the latent heat region. Sir, in the graph region BC and DE shows the region of latent heat. रिपीट करना सर एग्जांपल ये। Region BC and DE are the region of latent heat. नोट कर लिया इतना? अब आप सर लेटेंट हीट की डेफिनेशन रिपीट कर दो। latent is the heat which does not cause the rise of temperature, which does not cause the rise of temperature but changes the phase, PHASC,
ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको थ्योरी व्हाट्सएप कर दूंगा, इसको एक बार ध्यान से समझ लो पहले। जीरो से ए से बी पॉइंट पे क्या हो रहा है, देखो आइस -10 से 0 टेम्परेचर पे आ रही है, तो सेंसिबल हीट है इस एरिया में। बी से सी क्या हो रहा है, उसका फेज चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड होगी, वो मेल्ट होगी, ठीक है। सी से डी क्या हो रहा है, हमारा लिक्विड स्टेट आ गया, टेम्परेचर अगेन रेज हो रहा है, तो ये क्या हो गया, सेंसिबल हीट। फिर आगे वो क्या हो गया, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया 100 डिग्री पे, तो डी क्या हो गया, हमारा लेटेंट हीट वाला एरिया। सी डी सेंसिबल हीट वाला था एरिया, डी ई हमारा लेटेंट हीट का हो गया। और लास्ट में ई से एफ अगेन टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो ये सेंसिबल हीट वाला हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, जहां भी टेम्परेचर राइज हो रहा है, इंक्लाइंड लाइंस वाला एरिया कौन सा है, सेंसिबल हीट। और जहां हॉरिजॉन्टल लाइन है, जहां टेम्परेचर नहीं राइज हो रहा बट फेज चेंज हो रहा है, वो क्या है, लेटेंट हीट। ठीक है, ग्राफ में लिखा हुआ भी है ये, आपको अगर नहीं याद रहता ग्राफ में देखो, जो भी इंक्लाइंड लाइन है ए बी सी डी और ई एफ, इनके ऊपर लिखा है ना कि ये सेंसिबल हीट वाला एरिया है, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिखा है लेटेंट हीट वाला एरिया। और ये लास्ट साइड में लिखा हुआ है, ए पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं, बी को मेल्टिंग, सी को सैचुरेशन लिक्विड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आप सारे नोट कर लेना। और ई से ऊपर ना स्टीम को, ई पे हमारी 100 डिग्री पे स्टीम, एफ पे क्या है 250 डिग्री पे। तो जब स्टीम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होती है, उसको सुपर हीटेड स्टीम कहते हैं, ठीक है ना। तो सी पे हमारी सैचुरेट, ई पॉइंट पे सैचुरेटेड स्टीम है 100 डिग्री वाली, और एफ पे सुपर हीटेड स्टीम है। तो इसको आपको ड्रॉ करना है और एक्सप्लेन करना है, इसको हम क्या कहते हैं, जो अपना फॉर्मेशन ऑफ स्टीम का ग्राफ। अब इस चैप्टर में कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, आपको नोट्स मिल जाएंगे इनके। पहली तो आती है व्हाट इज ड्राई स्टीम। ड्राई स्टीम कौन सी होती है, विच डज नॉट कंटेन्स सस्पेंडेड वाटर पार्टिकल्स, जिस नमी नहीं है हिंदी में अगर समझो, ठीक है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वेट स्टीम। क्या होती है वेट स्टीम, से पता चल रहा है इसमें थोड़ी नमी है, विच कंटेन सस्पेंडेड वाटर पार्टिकल्स। क्लियर है चीज। ड्राई स्टीम Yes, में sir. क्या है, डज नॉट कंटेन सस्पेंडेड वाटर पार्टिकल्स, वेट स्टीम में कंटेन सस्पेंडेड वाटर पार्टिकल्स। और अगली कौन सी आती है, सुपर हीटेड स्टीम। सुपर हीटेड स्टीम क्या होती है, अगर ड्राई स्टीम को आप फर्दर हीट कर रहे हो, जैसे यहाँ 100 डिग्री वाली स्टीम थी ना, इसको अगर आप फर्दर हीट कर रहे हो 250 डिग्री तक, तो वो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो जाता है, उसको हम कहते हैं सुपर हीटेड स्टीम। उसको हमने, और उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी बनानी है ना, तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी आएगी, सुपर हीटेड स्टीम की, क्योंकि वो टरबाइन को बहुत जल्दी घुमा देगी और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो 3 टाइप की स्टीम्स होती है, ड्राई स्टीम, वेट स्टीम एंड सुपर हीटेड स्टीम। ये भी नोट्स में अपने लिख लो, टाइप्स ऑफ स्टीम, ड्राई स्टीम, वेट स्टीम एंड सुपर हीटेड स्टीम। और इनकी डेफिनेशन सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस में मिल जाएंगे आपको। एक आपको मैं, जितने भी हमने चैप्टर्स डिस्कस किए ना, इनके पीछे के क्वेश्चंस होते हैं जो एमसीक्यू 1 मार्क 2 मार्क, ये सारे कवर करते रहो, क्योंकि ऑनलाइन में ज्यादा यही आते हैं, ठीक है ना। तो इनकी प्रिपरेशन बड़ी अच्छी करनी है। उसमें आपको जैसे वेट स्टीम की डेफिनेशन आ जाएगी, ड्राई स्टीम की, सुपर हीटेड स्टीम की। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो, ड्राइनेस फ्रैक्शन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ड्राइनेस फ्रैक्शन। ठीक है, तो लिखो ड्राइनेस फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखो, इट इज द रेशियो ऑफ weight of actual dry steam in a given sample it is the ratio of weight of actual dry steam in a given sample to the total weight of dry plus wet steam, to the total weight of dry plus wet steam. Its formula is given by x से डिनोट करते हैं, x इज इक्वल टू, लिख लो x इज इक्वल टू mg अपॉन mg प्लस mf। mg, m को आपने बड़ा लिखना है, g को थोड़ा शॉर्ट करके लिखना है, ठीक है। mg सर रिपीट कर देना एक बार ओवरऑल पूरी डेफिनेशन। mg लिख लो, क्या होता है,
mg इज द मास ऑफ ड्राई स्टीम और mf क्या है, मास ऑफ वेट स्टीम। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला हो गया, mg डिवाइडेड बाय mg प्लस mf। सर इसकी डेफिनेशन फिर से बोलना एक बारी। It is the ratio of mass of actual dry steam to the total mass of dry plus wet steam। समझ लो अब इसका मतलब, न्यूमरेटर में तो आपने ड्राई स्टीम का मास रख लिया और डिनोमिनेटर में ड्राई प्लस वेट टोटल का मास रख लिया। मान लो कि ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.6 आया, इसका मतलब क्या है, स्टीम 60% ड्राई है और कितनी बची, 100 में से 60 गए 40% वेट है। समझ रहे हो बात? तो ये स्टीम की क्वालिटी बताता है। ड्राइनेस फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक आपसे मैं पूछ रहा हूँ, मान लो कि स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.7 आया, इसका क्या मतलब है, स्टीम 70% ड्राई है और 30% वेट है। ठीक है, तो जितना ज्यादा ड्राइनेस फ्रैक्शन आएगा उतनी ज्यादा स्टीम की क्वालिटी अच्छी मानते हैं। एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, मान लो कि स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.9 आया, इसका मतलब क्या है, स्टीम 90% क्या है, ड्राई और 10% वेट। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वेटनेस फ्रैक्शन, ये ड्राइनेस फ्रैक्शन का उल्टा है। ठीक है, लिख लो वेटनेस फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख लो, इसमें ऊपर मास ऑफ वेट स्टीम आ जाएगा। वेटनेस फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख लो, मास ऑफ वेट स्टीम डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में लिखो मास ऑफ ड्राई प्लस वेट स्टीम। न्यूमरेटर में तो मास ऑफ वेट स्टीम और डिनोमिनेटर में लिख लो मास ऑफ ड्राई स्टीम प्लस वेट स्टीम। ये वेटनेस फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया। तो इसको अगर हम डिनोशन की फॉर्म में लिखें तो क्या बन जाएगा, mf अपॉन mg प्लस mf। f से क्या डिनोट होता है, फ्लूइड, e से क्या होता है, गैस। ठीक है ना, तो फॉर्मूला क्या बन गया, mf डिवाइडेड बाय mg प्लस mf। ड्राइनेस फ्रैक्शन का क्या था, mg अपॉन mg प्लस mf। g तो क्या है, गैस है ना, ड्राई स्टीम, और f क्या दिखा रहा है, फ्लूइड, वेट स्टीम। तो ये अब एक एग्जांपल से वेटनेस फ्रैक्शन समझते हैं। मान लो कि वेटनेस फ्रैक्शन की वैल्यू आ रही है 0.6, इसका मतलब क्या है, स्टीम 60% वेट है और कितना बचा, 40% ड्राई होगी। ठीक है, मान लो कि एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया और वेटनेस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 0.2। इसका मतलब क्या है, स्टीम 20% वेट है और 80% ड्राई। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझते हैं, ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या है, वेटनेस फ्रैक्शन क्या है। फिर आपको इसमें दो नंबर में ये सेंसिबल हीट मैंने अभी बता दिया आपको कि टेम्परेचर बढ़ाती है, लेटेंट हीट क्या करती है, टेम्परेचर नहीं बढ़ाती पर फेज चेंज कर देती है। ये भी डेफिनेशन में मिलेंगी आपको। फिर हम एक जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आपने ना सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, याद आ रहा है वो टॉपिक? तो वो सारा हमारा एक मेथड्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ स्टीम का आता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मेथड्स ऑफ। ये वाला कौन सा चैप्टर है जी? स्टीम चैप्टर चल रहा है, ये नया चैप्टर शुरू किया आज। ठीक है, ये बस एक लेक्चर और चाहिए, छोटा सा चैप्टर है, खत्म हो जाएगा उसमें। हेडिंग लिखो, एक्सपेंशन ऑफ, मेथड्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ स्टीम। ठीक है, इसके लिख लो, द वेरियस मेथड्स आर पॉइंट्स में लिख लो। पहला लिख लो कांस्टेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन, कांस्टेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन, इसको हम क्या कहेंगे, आइसोकोरिक एक्सपेंशन। जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता था वो क्या होती थी, आइसोकोरिक एक्सपेंशन। सेकंड लिखो कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन, कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन का क्या ब्रैकेट में नाम लिख लो, आइसोबारिक एक्सपेंशन भी कहते हैं इसको, आइसोबारिक एक्सपेंशन। थर्ड लिख लो कांस्टेंट टेम्परेचर एक्सपेंशन, कांस्टेंट टेम्परेचर एक्सपेंशन, इसका नाम बताओ मुझे, आइसोथर्मल, ब्रैकेट में लिख लो आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फोर्थ पॉइंट लिखो हाइपरबोलिक एक्सपेंशन, हाइपरबोलिक एक्सपेंशन।
हाइपरबोलिक आपने पढ़ा था ना, जो बॉयल्स लॉ को फॉलो करती है प्रोसेस, उसको हाइपरबोलिक कहते हैं। तो अगर स्टीम को एक्सपेंड करा रहे हैं हम इस मेथड से, तो दैट इज हाइपरबोलिक एक्सपेंशन। नेक्स्ट लिख लो, रिवर्सिबल एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक की स्पेलिंग लिख लो ADIABATIC। रिवर्सिबल एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, ISCNTROPIC, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में आपने पढ़ा था ना, इंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। इंट्रोपी क्या होता था? डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो आपने थर्ड लॉ में पढ़ा था, जैसे एट एब्सोल्यूट जीरो एंट्रोपी बिकम जीरो, पढ़ा था ना आपने, वो डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एंट्रोपी कहते हैं। और नेक्स्ट प्रोसेस लिखो, पॉलीट्रोपिक एक्सपेंशन। पॉलीट्रोपिक एक्सपेंशन, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस भी आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी, PV रेज टू पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ क्या कहता था? P1V1 रेज टू P1V1 इक्वल टू P2V2। अगर उसके ऊपर एक n आ जाता था, पॉलीट्रोपिक इंडेक्स कहते थे ना, P1V1 रेज टू पावर n इक्वल टू P2V2 रेज टू पावर n। तो वो क्या हो गया हमारा? पॉलीट्रोपिक एक्सपेंशन। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है लास्ट, थ्रॉटलिंग प्रोसेस। थ्रॉटलिंग प्रोसेस, अगर स्टीम को जैसे एक माइन्यूट ऑरिफिस से मैं पास करा रहा हूं, तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? थ्रॉटलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो आपको ये जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका नाम लिख लिया सबने, एक्सपेंशन ऑफ स्टीम। इसके आपको नोट्स में भेज दूंगा। मेथड्स कौन कौन से आपने पढ़े हैं, ये सारे सेकंड चैप्टर में आप पढ़ चुके हो, वही लिखने हैं आपको सारे। ये 7 पॉइंट दिए हैं बुक में, इनको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। पहला है एक्सपेंशन ऑफ स्टीम। क्या है? जब हम स्टीम को एक्सपेंड करा रहे हैं, इसको हीटिंग ऑफ स्टीम भी कह सकते हैं, मेथड्स ऑफ हीटिंग ऑफ स्टीम, इस तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन। तो आप एक्सपेंशन को ब्रैकेट में हीटिंग भी लिख सकते हो। तो स्टीम को एक्सपेंड कराने के कितने मेथड्स है? अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे करा रहे हो तो क्या कहलाएंगे उसको? आइसोकोरिक एक्सपेंशन। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे करा रहे हो तो आइसोबारिक एक्सपेंशन। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हो एक्सपेंशन के दौरान तो क्या हो गया? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये सारा आपको डेफिनेशंस लिखनी है सेकंड चैप्टर में जो पढ़ा है आपने। हाइपरबोलिक भी जो बॉयल्स लॉ का प्रोसेस फॉलो करती थी वो होती है हाइपरबोलिक एक्सपेंशन। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में क्या होता है? इंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, इंट्रोपी डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता था। पॉलीट्रोपिक एक्सपेंशन की इक्वेशन आपको याद होगी, PV रेज़ टू पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। n क्या था? पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। अगर स्टीम को हम एक्सपेंड करा रहे हैं इस प्रोसेस से जिसमें ये इक्वेशन मतलब फॉलो हो रही है, तो वो पॉलीट्रोपिक एक्सपेंशन कराती है। और लास्ट है थ्रॉटलिंग प्रोसेस। स्टीम को आप किसी माइन्यूट होल या ऑरिफिस से पास करा रहे हो तो देयर विल बी ड्रॉप इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, एंड दैट इज थ्रॉटलिंग प्रोसेस। ये भी आप पढ़ चुके हो पहले। तो ये आपको एक आज जो समझना है आज के सिलेबस में, एक तो आपको सबसे पहले ये मैथ ग्राफ्स को ड्रॉ करना है नोटबुक में। ये तो समझ आ गया ना सबको? ठीक है, फिर ये डेफिनेशन, सेंसिबल हीट क्या होती है, लेटेंट, ड्राई स्टीम, वेट स्टीम, सुपरहीटेड स्टीम, ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है। फिर नेक्स्ट आपको जो करना है मेथड्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ स्टीम, जो मैंने भी आपको बताया, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। और लास्ट टॉपिक आज हम करेंगे हाउ टू फाइंड ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन का फॉर्मूला अभी याद है, आपको भी बताया था, मास ऑफ ड्राई स्टीम डिवाइडेड बाय मास ऑफ ड्राई प्लस वेट टोटल। ठीक है ना? तो बोर्ड पे भी मैंने आपको अभी आपने नोट कर लिया है। ड्राइनेस फ्रैक्शन का एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूं। मान लो कि ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू 0.6 है, तो उसका क्या मतलब है? स्टीम 60% ड्राई है, 40% वेट है। ठीक है, अब एक ये अपरेटस दिख रहा है फोन में, देखो, सेपरेटिंग एंड थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर दिख रहा है सबको? फोन में विजिबल है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स में। या तो देखो वो आता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ स्टीम फॉर्मेशन, जो आप पढ़ चुके हो। या आएगा सेकंड क्वेश्चन, ये भी बन जाता है, हाउ विल यू फाइंड ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम। तो आपको ये सेपरेटिंग एंड थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर की डायग्राम बनानी है। इसमें क्या हो रहा है, देखो दो स्टेजेस हैं। फर्स्ट वाले ऑपरेटर्स को हमने सेपरेटिंग कैलोरीमीटर किया है, यहाँ क्या करते हैं हम स्टीम में से पानी सेपरेट कर देते हैं। और सेकंड वाला क्या है? थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर। थ्रॉटलिंग वाला जो राइट साइड वाला चैम्बर है, यहाँ पे हम स्टीम को सुपरहीटेड फेज में ले जाते हैं। ठीक है ना? तो हमारा मेन पर्पस क्या है कि हम ड्राइनेस फ्रैक्शन निकाल पाए स्टीम का। मास ऑफ ड्राई स्टीम निकाल लेंगे और मास ऑफ वाटर सेपरेटेड निकाल लेंगे, उससे मास ऑफ वेट स्टीम आ जाएगा। और फिर वैल्यू किसमें पुट कर देंगे? ये फॉर्मूला जो आपने लिखा है, मास ऑफ ड्राई स्टीम डिवाइडेड बाय मास ऑफ ड्राई प्लस वेट, मतलब डिनोमिनेटर में टोटल आ जाता है, ऊपर मास ऑफ ड्राई स्टीम, इसमें वैल्यू डालेंगे तो ड्राइनेस फ्रैक्शन आ जाएगा।
तो ये ऑपरेटर्स कहाँ यूज होता है, मान लो कहीं आपका जो थर्मल पावर प्लांट है वहाँ बॉयलर लगा हुआ है, आप वहाँ पे एज ए इंजीनियर हो और आपको कहा जाता है कि भाई ये बॉयलर जो स्टीम बना रहा है इसकी क्वालिटी बताओ, तो स्टीम की क्वालिटी कैसे नापोगे आप, इस ऑपरेटर से नापोगे। मानो आपने बॉयलर की स्टीम को चेक किया और उसकी ड्राइनेस फ्रैक्शन इस ऑपरेटर्स ने कितनी बताई, 0.8, तो आप आगे रिपोर्ट कर सकते हो भाई जो बॉयलर स्टीम बना रहा है ये 80% ड्राई बना रहा है, 20% वेट, ठीक है ना। तो हम इससे हम वो मान लेते हैं कि उसकी कितनी क्वालिटी आ रही है। तो अब इसको सिंपल सा ये डायग्राम है, सबसे पहले आपको दिख रहा है ये स्टीम मेन दिखाया हुआ है, स्टीम मेन का मतलब क्या है, बॉयलर से आ रही है यहाँ पे स्टीम, ठीक है। इस स्टीम को मैं कहाँ ले जाऊंगा, सेपरेटिंग कैलोरीमीटर में। यहाँ पे क्या होता है जब स्टीम आती है ना, एक मतलब स्टील की प्लेट लगी हुई है उसमें छोटे छोटे होल है, तो जैसे स्टीम आके उससे टकराएगी तो ग्रेविटी से क्या होगा, पानी अलग सेपरेट हो जाएगा ना, दिख रहा है नीचे पानी बैठ गया। तो हमने क्या किया फर्स्ट स्टेज में, स्टीम में जो भी हैवी पार्टिकल्स ऑफ वाटर थे उनको सेपरेट कर दिया। जैसे ही स्टीम आएगी बॉयलर से हाई प्रेशर पे, उसको एक स्टील की प्लेट से जाके हम मतलब टकरवा रहे हैं और उसमें छोटे छोटे होल्स हैं, तो क्या होगा पानी ग्रेविटी से नीचे बैठ जाएगा और स्टीम में से काफी मॉइस्चर सेपरेट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसमें से इस स्टीम को हम आगे फर्दर ले जा रहे हैं, एक थ्रॉटल वॉल से पास कराते हैं और थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर में ले जाते हैं। वहां पे फिर एक थर्मामीटर दिख रहा है, उस स्टीम का हम टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। फिर एक मैनोमीटर दिख रहा है, मैनोमीटर का क्या काम होता है, स्टीम का प्रेशर नोट करते हैं, ठीक है। बीच में एक थ्रॉटल वॉल होता है, थ्रॉटल वॉल क्या होता है, एक माइन्यूट ऑरिफिस कह सकते हो आप, जिसमें से जब स्टीम जाती है उसका प्रेशर भी ड्रॉप होता है और टेम्परेचर भी ड्रॉप होता है। तो जब स्टीम की हमने पहले सेपरेटिंग कैलोरीमीटर में क्या किया, पानी सेपरेट कर दिया, फिर थ्रॉटल वॉल से ले जाके हमने थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर में ले गए। जब स्टीम की थ्रॉटलिंग करा दी तो उसका हमें टेम्परेचर नापना होता है, वो किस चीज से नापेंगे हम, थर्मामीटर से, और प्रेशर भी नापना होता है, वो किससे नापोगे आप, मैनोमीटर से, ठीक है। फिर हम ये सारे पैरामीटर्स नोट कर लेंगे जो भी हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालने के लिए चाहिए, और फिर उसको हम स्टीम को हम बाहर जाने देंगे थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर से। तो इसमें क्या हो रहा है, हमने दो ऑपरेटर्स ज्वाइन कर दिए, कौन कौन से, एक सेपरेटिंग कैलोरीमीटर और दूसरा कौन सा है, थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर, ठीक है। तो अब ड्राइनेस फ्रैक्शन का फार्मूला आपको पता ही है, मास ऑफ ड्राई स्टीम डिवाइडेड बाय मास ऑफ ड्राई स्टीम प्लस वेट स्टीम। पैरामीटर्स हमने सारे नोट कर लिए, वो हम इसमें वैल्यू पुट करके ड्राइनेस फ्रैक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। एक तरीका और भी होता है, सेपरेटिंग कैलोरीमीटर का ड्राइनेस फ्रैक्शन आप अलग से निकाल लेते हो, थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर का अलग से निकाल लेते हो, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो तो नेट सैंपल का आ जाता है, ठीक है। मान लो कि सेपरेटिंग कैलोरीमीटर में ड्राइनेस फ्रैक्शन x1 आ रहा है, कुछ भी वैल्यू आ रही है, थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर में ड्राइनेस फ्रैक्शन आ गया x2, तो नेट सैंपल का क्या हो जाएगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन x1 इंटू x2, ठीक है। तो ऐसे हम ड्राइनेस फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो आपको ये डायग्राम बनानी है, फॉर्मूले लिख देना ड्राइनेस फ्रैक्शन के और एक्सप्लेन करना है कि सेपरेटिंग कैलोरीमीटर में मैंने पानी सेपरेट कर दिया, फिर थ्रॉटल वॉल से पास कराया, उसका प्रेशर टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, फिर थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर में लेके उसके पैरामीटर्स नोट करे हमने, स्टीम के टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर लगाया हुआ है, प्रेशर नापने के लिए मैनोमीटर लगाया हुआ है। अब जब सारे पैरामीटर्स नोट हो गए हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालने के लिए, फिर हमने उस स्टीम को एग्जिट करा दिया आउटलेट से। क्लियर है चीज इतनी? तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। आज क्या क्या देख चुके हो आप, आपने एक स्टीम फॉर्मेशन पढ़ लिया, छोटी छोटी टर्म्स पढ़ ली, सेंसिबल हीट पता चल गया, लेटेंट हीट पता चल गया, ड्राई स्टीम, वेट स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम, ड्राइनेस फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है, वेटनेस फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है, और ये कैसे निकालते हैं, ठीक है, ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो अब मैं 2-3 मिनट आपके डाउट्स के लिए ले रहा हूँ, फिर अटेंडेंस शुरू करेंगे। कुछ आप पूछना चाहते हो आज के टॉपिक में तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर अटेंडेंस। सर एक बार सुपर हीटेड स्टीम बता दो। सुपर हीटेड स्टीम वो होती है, देखो मैं ग्राफ खोल रहा हूँ, जब आपने ड्राई स्टीम तो जो आपकी नॉर्मल स्टीम बन रही है 100 डिग्री पे बन रही है ना, उसको भी आप फर्दर हीट कर रहे हो 100 डिग्री से ऊपर, ताकि उसका टेम्परेचर और राइज हो जाए, उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है ड्राई स्टीम से भी। अगर आप मान लो सेम क्वांटिटी ले रहे हो ड्राई स्टीम की और सुपर हीटेड स्टीम की, तो सुपर हीटेड स्टीम से ज्यादा एफिशिएंसी मिलती है। आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो तो सुपर हीटेड स्टीम से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। क्लियर है? तो जब 100 डिग्री से ऊपर स्टीम को हीट कर रहे हैं दैट इज सुपर हीटेड स्टीम। क्लियर है आज का टॉपिक सबको? और ये मैंने लेक्चर रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है, आपको दोबारा मिल जाएगा ग्रुप में, तो इसको आप बाद में भी सुन सकते हो। जब तक कोई आपका, अगर कोई बीच में, कई बार क्या होता है आपका फोन में प्रॉब्लम आ गई है या कनेक्टिविटी नहीं आ रही, तो इसको आप कभी भी ऑफलाइन सुन लेना, ठीक है।
सर ये यूट्यूब पे डालेंगे क्या? हाँ, ये मैं अभी शेयर कर लूंगा, सबको ग्रुप में डाल दूंगा, अभी 10 मिनट में मिल जाएगा आपको। ठीक है, ओके। अब मैं ये रिकॉर्डिंग इसकी स्टॉप कर रहा हूँ।